Our today's lecture is on EIC, the East India Company. ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली क्या थी? वो एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी। उनका काम था ट्रेडिंग का काम करना। वो थे बिजनेसमैन। उन्होंने 1600s में क्वीन एलिजाबेथ, जो ब्रिटेन की क्वीन है, उनसे परमिशन ली कि क्या हम ब्रिटेन से बाहर जाकर क्या हम ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्वीन एलिजाबेथ ने बोला जी, आप बिल्कुल जाएं। इन्होंने अपनी कश्ती स्टार्ट करी और ये चले गए सबसे पहले इंडोनेशिया। इंडोनेशिया गए, इन्होंने वहां पर ट्रेडिंग करी। इन्होंने वहां पर जाके देखा कि वहां पर तो डच और पोर्चुगीज पहले से वहां पर काम कर रहे हैं, और अगर हम भी वहां पर जाके काम करेंगे तो एक छोटी सी मार्केट में तीन कॉम्पिटिटर, कुछ बचेगा ही नहीं। और वैसे डच और पोर्चुगीज वहां बहुत पहले से काम कर रहे हैं और मार्केट भी छोटी सी है, तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। ईआईसी का काम सिर्फ था प्रॉफिट कमाना, सिर्फ पैसा बनाना। और इंडोनेशिया में उनकी कुछ डच पोर्चुगीज वालों से लड़ाई भी हो गई, जिसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया छोड़ दिया और वो आ गए इंडिया। इंडिया सबसे पहला उनका चांस नहीं था, उनका पहला चांस था इंडोनेशिया। फिर वो आए इंडिया जब इंडोनेशिया से हार गए, और इंडिया आए तो उनको सबसे पहले परमिशन नहीं मिली इंडिया में ट्रेडिंग करने की बाय द मुगल एम्पर। फिर उन्होंने दोबारा इजाजत मांगी और जहांगीर उस वक्त मुगल एम्पर था, उसने इजाजत दे दी कि ठीक है, आप ट्रेडिंग करें। तो सबसे पहले ईआईसी जो लैंड हुई थी वो हुई थी सूरत में। सबसे पहले ईआईसी आई थी सूरत। सूरत में लैंड हुई और इन्होंने सबसे पहले सूरत में ट्रेडिंग करना स्टार्ट करी। फिर ऐसा ऐसा करके इनको पूरे इंडिया का लाइसेंस मिल गया कि पूरे इंडिया में वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। वो क्या करते थे, यहाँ से इंडिया से माल लिया, ब्रिटेन में बेचा, ब्रिटेन से माल लिया, इंडिया में बेचा। ट्रेडिंग कंपनी बेसिकली ये करी थी। फिर इनका जो मेन ट्रेडिंग सामान था वो था सिल्क, कॉटन और स्पाइसेस। स्पाइसेस मसाले, स्पाइसेस, कॉटन, सिल्क, इंडिगो और ओपियम। ओपियम एक नशा है, ओपियम एक ड्रग है, एक पाउडर ड्रग है। ये मिलता है अफगानिस्तान में, और ईआईसी ने ये सोचा कि हम अफगानिस्तान से ये वाला ड्रग लेंगे और हम थ्रू आउट द वर्ल्ड बेचेंगे। स्पाइसेस में वैसे भी दूसरे कॉम्पिटिटर थे, डच पोर्चुगीज से स्पाइसेस में काम था, कॉटन में काम था, तो ओपियम का किसी में नहीं था। ओपियम के इन्होंने कहा हम सोल ट्रेडर बनेंगे और बाकी कॉटन, स्पाइसेस ये सब तो करेंगे करेंगे। तो बेसिक ईआईसी की जनरल नॉलेज ये थी। ईआईसी एक ट्रेडिंग कंपनी है, क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन ली 1600s में। ये सबसे पहले सूरत आए और सूरत में इन्होंने ट्रेडिंग करी। फिर इनको लाइसेंस मिल गया पूरे इंडिया में ट्रेडिंग करने का। सबसे पहले इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने 3 प्रेसिडेंसीज बनाई। सबसे पहली बनाई बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, जिसको आज आप कोलकाता भी कहते हो। और बॉम्बे का नया नाम मुंबई। बॉम्बे, मद्रास एंड कैलकाटा, these three were basically headquarters, or you can call them presidencies for EIC. EIC ने ट्रेडिंग करना तो शुरू करा, उन्होंने बिजनेस अच्छा बनाया, अच्छी ट्रेडिंग करी। आहिस्ता आहिस्ता करके उन्होंने अपनी एक लोकल एक डिफेंस आर्मी बनाई, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं ना, वैसे इन्होंने बनाए। और उनका नाम रखा सिपॉइज। हिंदी में कहते हैं ना सिपाही, सिपाही से अंग्रेजी इन्होंने वर्ड बना दिया सिपॉय, SEPOY, सिपॉइज। सिपॉइज वर बेसिकली इंडियन सोल्जर्स, क्योंकि वो अपनी अपने माल की जो उनका गुड्स होता था, जो उनके कंसाइनमेंट होते थे, उनकी हिफाजत के लिए उनको लोग चाहिए थे। तो उन्होंने इंडियंस को ही अपॉइंट करा। इंडियंस को 2-4 रुपए दिए, बोला तुम हमारी माल की हिफाजत करो। इंडियंस ने बोला ठीक है भाई, हम तो वैसे ही गरीब हैं, हाँ बस रोटी खाने के पैसे नहीं, तो आप हमें पैसे दे दो, आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो सिपॉइज इन्होंने हायर करे। आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड रख लिए कि इनकी एक आर्मी क्रिएट हो गई। और अगर आपको पता हो तो उन्होंने औरंगजेब को भी एक जंग में चैलेंज करा था। पानीपत की जंग में इन्होंने औरंगजेब को भी चैलेंज कर दिया था कि औरंगजेब, हम अब तुम्हें टैक्स नहीं देंगे। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्रेडिंग का आपको लाइसेंस मिलता है,
और सालाना आपको प्रॉफिट देना पड़ता है अपनी ट्रेडिंग में से। जितना भी आपकी सेल्स हुई है उसमें से आप परसेंटेज मुगल एम्पायर को दोगे, क्योंकि उसका भी हक है, आप उसकी लैंड में आकर ट्रेडिंग कर रहे हो। तो आप यहाँ पर आओगे तो आप समझो रेंट दोगे, और रेंट देने से औरंगजेब को मना कर दिया था। तो औरंगजेब ने जंग करी, फिर औरंगजेब जीत भी गया उस पानीपत की जंग में, और फिर औरंगजेब ने इनको माफ कर दिया। ये औरंगजेब की सबसे बड़ी गलती थी। औरंगजेब अगर उस वक्त इनको निकाल देता तो ज़्यादा अच्छा होता। पर औरंगजेब ने माफ कर दिया। औरंगजेब ने बोला ठीक है, मैं आप पर हेवी फाइन्स लगाता हूँ। ईआईसी ने बोला ठीक है, हम आपको हेवी फाइन्स दे देंगे, कोई मसला नहीं, वी आर हैप्पी। हेवी फाइन्स दिए, औरंगजेब ने माफ कर दिया। औरंगजेब के बाद ईआईसी का पूरा कंट्रोल आ गया था इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में। और फिर ब्रिटेन ने पहले फिर रूल करा, सबसे पहले ईआईसी ने रूल करा। ईआईसी प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी थी जिसने 1857 तक रूल करा। फिर 1857 में इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन आया, उसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इलाहाबाद प्रोक्लेमेशन आया 1857 में, और 1857 के बाद पे ईआईसी खत्म होके ब्रिटिश क्राउन आ गया था। ब्रिटिश क्राउन क्वीन एलिजाबेथ आ गई थी, और फिर पूरी हुकूमत आ गई क्वीन एलिजाबेथ की, ईआईसी खत्म होकर। फिर क्वीन एलिजाबेथ ने रूल करा 1947 तक, और फिर 1947 में हमें आज़ादी मिली। तो ब्रिटेन जो 1600s में एज अ प्राइवेट ट्रेडिंग कंपनी आए थे, वो 1947 में जाते हैं। अराउंड 350 साल वो इंडिया में रहे, और फिर उन्होंने फिर हमें एक कॉलोनी भी बना दिया था, कॉलोनाइजेशन जिसको हम कहते हैं। वो सब बात आपकी 1857 के बाद। दिस वॉज बेसिकली द लोगो ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। इनका कोई काम नहीं था पावर का, इनका बेसिकली काम था ट्रेडिंग कंपनी का। तो सबसे पहला आपका 7 मार्कर का क्वेश्चन आता है, वो आता है ये, व्हाई डिड द ईआईसी बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट? ईआईसी क्यों इन्वॉल्व हुई सब कॉन्टिनेंट में? तो इसके कुछ रीजंस हैं, सबसे पहले हम देखते हैं। हाँ, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि 7 मार्कर का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। 7 मार्कर के क्वेश्चन में आप 3 पैराग्राफ्स बनाओगे। वेट अ मिनट, आप बनाओगे 3 पैराग्राफ्स, और 3 पैराग्राफ्स में आप लिखोगे 3 रीजंस, 3 डेवलप्ड रीजंस, एक्सप्लेन्ड रीजंस। आप पूरी तरह एक्सप्लेन करोगे, डेवलप करोगे उन रीजंस को। 3 पैराग्राफ, 3 रीजंस। सही, ये होता है 7 मार्कर का फॉर्मेट। अब सबसे पहले हम पॉइंटर्स देखते हैं कि क्या पॉइंटर्स थे। ईआईसी क्यों सब कॉन्टिनेंट आई थी? सबसे पहले जो ईआईसी आई थी, वो आई थी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। ईआईसी आई थी ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। किसकी ट्रेड करने के लिए? कॉटन, स्पाइसेस, इंडिगो, ओपियम, इन सब की ट्रेडिंग करने के लिए ईआईसी इंडिया आई थी। और वहां पर चल रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन में सबसे पहली मर्तबा आया दुनिया में। दुनिया में सबसे पहली मर्तबा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और वो भी आया ब्रिटेन में। ब्रिटेन में आया। अब ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया मतलब मशीन्स वगैरह सब आ गई, बट दे नीडेड रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल कॉटन, इनको चाहिए था कुछ रॉ मटेरियल। इंडस्ट्री तो है, मशीन्स तो है, अरे बनाए क्या उसके अंदर? तो उन्होंने बोला कि हाँ, इंडिया, इंडिया के पास तो बहुत कॉटन है, चलो आओ इंडिया चलते हैं। इंडिया से कॉटन लेते हैं, अपनी अपनी फैक्ट्री में बनाएंगे, और फैक्ट्री में बनाकर हम इंडिया को ही बेच देंगे या यूरोप पे बेच देंगे। माल बेचना मसला नहीं है, बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। तो ये इंडिया आए रॉ मटेरियल लेने के लिए। समझ में आया? सेकंड सेकंड बात जो है, वो है इंडिया की इमेंस वेल्थ। इंडिया की वेल्थ, इंडिया के पास बहुत पैसा था। इंडिया को जैसे कहते थे गोल्डन स्पैरो।
गोल्डन स्पैरो का मतलब क्या होता है? सोने की चिड़िया। ये गोल्डन स्पैरो का वर्ड था, सोने की चिड़िया इंडिया में कहते थे। लोग कहते हैं कि अगर आपको दीन चमकाना है, रिलीजन चमकाना है तो सऊदीया जाओ, पर अगर दुनिया चमकानी है तो इंडिया आओ। उस वक्त का इंडिया के पास बेहतरीन ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड के साथ इंडिया में इमेंस वेल्थ थी। ये हमें कब देखने को मिली? याद है मुगल्स के दौर में, मुगल्स के बाद मुगल्स के पास पीकॉक थ्रोन जैसी एक चीज थी जो बहुत महंगी थी, कोहिनूर था। तो इंडिया के पास बहुत वेल्थ थी। अगर आपको पता है हैदराबाद दक्कन का जो नवाब था उस टाइम का, उसके पास इतने पैसे थे कि आज आपके जो भी रिचेस्ट मैन है वो उसके करीब भी नहीं आ सकता। हैदराबाद दक्कन के रूलर नवाब के पास इतने पैसे थे, इतने सोने जेवरात हर चीज थी, बहुत अमीर था इंडिया। इंडिया दुनिया का मेजर एक्सपोर्टर था ऑफ कॉटन, दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन था इंडिया। इंडिया के पास बहुत पैसा था, इंडिया की ट्रेड बहुत अच्छी थी। मुगल्स के पास कितना पैसा था आप देखो तो सही, मुगल्स ने कितना खर्चा करा, कितना खुले हाथ से खर्चा करा, फिर भी मुगल्स का कभी ट्रेजरी का मसला नहीं हुआ। ये बातें हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात। तीसरी बात कि इंडिया क्यों आए थे। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इंडिया की लोकेशन बहुत अच्छी है। इंडिया के पास डीप वार्म वाटर सी पोर्ट्स हैं, मतलब 12 महीने जो आप ट्रेडिंग कर सकते हो, 12 महीने आप ट्रेडिंग कर सकते हो उन पोर्ट्स पर। इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन अच्छी, इंडिया की इतनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है कि वो अदर कंट्रीज के साथ भी, आप दूसरे मुल्कों के साथ भी आप ट्रेड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मिडल ईस्ट के साथ ट्रेड कर सकते हो, आप यूरोप के साथ कर सकते हो, आप पूरे एशिया में कंट्रोल कर सकते हो। तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत अच्छी थी। आपके पास सूरत है, आपका बॉम्बे, आपका मद्रास, आपका कलकत्ता है। तो कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, सूरत, ये सारे पोर्ट सिटीज हैं और बेहतरीन पोर्ट सिटीज हैं। यहाँ पर काम बहुत होता था। तो ईआईसी इसलिए आया, और ईआईसी इसलिए आया क्योंकि मुगल डिक्लाइन हो रहे थे। उनको बेसिकली आप यहाँ पे स्ट्रेटेजिक लोकेशन के साथ ही आप लिख सकते हो कि उनको डच और पोर्चुगीज को भी रिमूव करना था इंडिया से। उनको डच और पोर्चुगीज से भी लड़ाई थी। इनको यहाँ पर सोल ट्रेडर बनना था, क्योंकि डच और पोर्चुगीज इंडोनेशिया में थे ना, वहां से जो भाग के आगे उन्होंने कहा अब यहाँ पर बहुत पैसा है, यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, ह्यूज मार्केट है, तो यहाँ पर हम अकेले ट्रेडर बनेंगे, हम डच और पोर्चुगीज को निकाल देंगे। क्योंकि उस वक्त मुगल डिक्लाइन की तरफ था, और अगर मुगल डिक्लाइन होता भी है तो उसके बाद कौन संभालेगा? इंडिया की कोई ओनरशिप तो थी नहीं। इंडिया में तो मुगल्स बहुत पहले से रूल कर रहे हैं, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, ये सब। अब मुगल अगर डिक्लाइन हो तो उसको कौन संभालेगा? उसको ब्रिटिश ईआईसी को जरा एक नजर थी, ईआईसी पे एक नजर थी कि हम मुगल डिक्लाइन के बाद हम इंडिया को संभालेंगे। तो सबसे पहले इनको डच और पोर्चुगीज को निकाला था, और मुगल डिक्लाइन की वजह से भी इनकी नजर थी इंडिया के ऊपर। ये कुछ बात है। और चौथी बात, अगर आपको कोई रीजन नहीं समझ आया तो ये चौथी बात भी, आप चौथा रीजन भी लिख सकते हो, वो है वेस्टर्नाइजेशन और वेस्टर्न पॉलिसी। इनका मतलब होता है कि जो इनका कल्चर है, जो वेस्ट या वेस्ट का कल्चर या अंग्रेजों का कल्चर, जो इंग्लिश कल्चर है वो ही सुपीरियर है, और बाकी जो इंडिया का कल्चर है वो तो बेकार है। जो वेस्टर्न आइडियोलॉजी है वो यही कहती है कि वेस्टर्न कल्चर सबसे इम्पोर्टेंट है, वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है, और ये बाकी जो थर्ड क्लास इंडियंस
ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, मैं नहीं कह रहा। ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी है कि जो इंडियंस है वो थर्ड क्लास लोग हैं, उनको तो तमीज़ नहीं है, तहज़ीब नहीं है। इंडियंस का मतलब मैं पूरे सब कॉन्टिनेंट इंडियंस की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, इन सब पूरा सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ईआईसी ने बोला कि यार हम वेस्टर्न कल्चर यहाँ पर प्रमोट करते हैं, हम यहाँ पर रिलीजन प्रमोट करेंगे, हम यहाँ पर इनको इंसान का बच्चा बनाएंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंग्लिश पीपल, ये जो इंडियंस हैं, जो ब्राउन पीपल है, वो तो उनका तो कोई कल्चर ही नहीं है। वो क्या हम समझते हैं कि इनका कोई कल्चर नहीं है, कल्चर सारा हमारा है, और हम इनको कल्चर सिखाएंगे कि कल्चर होता क्या है। ये अंग्रेजों की आइडियोलॉजी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की आइडियोलॉजी थी, वेस्ट की आइडियोलॉजी थी कि इंडियन से हमें कल्चर प्रमोट करना है, हमें उनको इंसान बनाना है, और हमारी जिम्मेदारी है एज अ इंग्लिशमैन, हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंडिया में जाएं और उनको रूल करें। और अगर हम उनको रूल करेंगे तो ये इनके लिए हम बढ़ाई कर रहे हैं, हम एक एहसान कर रहे हैं इंडियंस के ऊपर, हमारे ऊपर कुछ नहीं है। हम इंडियंस पे एहसान करने का हम इनको रूल करेंगे। तो वेस्टर्न पॉलिसी थी। अब मैं इसका आंसर आपको पढ़ाता हूँ। इसका आंसर कैसे लिखेंगे आप? Firstly, India was a source of several products. सवाल है, why did the British East India Company became involved in India? Firstly, India was a source of several products which attracted the British. They were granted permission by the Mughals to trade it within India. Trade seemed profitable as India was a source of raw materials such as spices, silk, cotton. With the Industrial Revolution going, it seemed quite profitable to use cheap raw material from India to produce high quality goods. Therefore, they were eager to trade in India. सबसे पहला रीजन मैंने भी जो आपको लिखवाया, पॉइंटर्स जो मैंने आपको लिखवाए, वो क्या था? ट्रेडिंग पर्पसेस। तो सबसे पहले आपको ट्रेडिंग पर्पसेस के बारे में लिखना है। फिर secondly, India was a major source of wealth as well. The wealth of the subcontinent appealed to the British a lot, especially Delhi. The subcontinent was known as the Golden Sparrow, and it attracted the British. A trade seemed to go to a higher level with the vast riches demonstrating wealth such as the Peacock Throne and Kohinoor. Additionally, the Dutch had taken control of spice trade in the East Indies. Therefore, the British saw it a chance to outcast the Dutch and Portuguese by controlling trade in India. Thirdly, अब ये वो बात, the subcontinent provided a huge market for the British to sell their goods and earn profit. Moreover, the climate of the subcontinent was favorable for agriculture and produce cotton, whereas British climate hindered such activities to be held. In addition, the location of the subcontinent provided the British an easy opportunity to trade with other countries, especially the Middle East. ये इनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वाली बात भी आ गई, जो हमने यहाँ पर पढ़ी थी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन। फिर एक सेकेंड, फिर आप लिख सकते हो कि ये India had a strategic position on the globe. It would give regional supremacy to British and Royal Navy. This would control sea routes and hence trade with the East. The company also wanted to westernize the Indians. मैंने कहा था ना, वेस्टर्न कल्चर उनको प्रमोट करना। The British believed the Western culture is superior and must be spread in the world. They thought themselves the most civilized nation of the world. ये था, ये सारी बात थी। आज के टॉपिक में हमने पढ़ा सबसे पहले ईआईसी के बारे में। ईआईसी की पूरी एक ब्रीफ हिस्ट्री हमने देखी, ईआईसी कौन थी, क्या करा, क्या नहीं करा, ये सारी हमने देखा। फिर हमने देखा कि व्हाई डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन इंडिया और सब कॉन्टिनेंट। ये जो सवाल है, ये बड़ा कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इन द पास्ट पेपर्स। पर ये सवाल सेम टू सेम कभी कभार नहीं आता, कभी कभार कुछ कुछ इसकी जो वर्डिंग है वो बस चेंज होती है कि why British were eager to to be in India. Why did British wanted to trade in India? ऐसा करके कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकता है, पर सवाल का सिर्फ वर्डिंग चेंज होगी, आंसर सेम रहेगा कि ब्रिटिश क्यों इन्वॉल्व हुए, ब्रिटिश क्यों आए, ब्रिटिश क्यों ईगर थे, ब्रिटिश क्यों ये, ब्रिटिश क्यों वो।
सवाल बदल सकता है, जवाब नहीं बदलेगा। समझ में आई? ये लेक्चर को हम यहाँ तक रखते हैं, पर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाई नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ सक्सेसफुल वाज इंडियन रेजिस्टेंस टू ब्रिटिश अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल ऑफ लैंड्स इन द सबकॉन्टिनेंट। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं।